डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन केंद्र सरकार पर जमकर गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गैर भाजपा शासित राज्य के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। इंडिगो संकट, दिल्ली ब्लास्ट और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर बरसे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में वीर मड़ाई मेला में शामिल हुए सीएम साय। मुख्यमंत्री साय ने मेला समिति को दी करोड़ों की सौगात। वीर मड़ाई मेला स्थल को पर्यटन स्थल में शामिल करने की घोषणा। सिवान से जेडीयू सांसद और विधायक से रंगदारी मांगने वाले को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार। आरोपी युवक ब्रजेश यादव ने 10 लाख रुपए की मांगी थी रंगदारी। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। झारखंड के धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोयला कारोबारियों के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। अवैध कोयला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी की दबिश। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का गुरुवार देर शाम समापन हुआ। इस दौरान अनिश्चितकाल के लिए सत्र को स्थगित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने भाषण में कहा कि 5 से 11 दिसंबर तक चले सत्र में सदन ने राज्य से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की। अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अनुपूरक बजट पर बोलते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कोविड वैक्सीन, इंडिगो संकट, दिल्ली ब्लास्ट, आर्थिक हालत और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सभी मान्य सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विपक्ष की भूमिका जो विपक्ष की है वो तो आप लोगों ने देखा ही। सत्ता पक्ष अपने कामों में और कामों को धरातल में उतारने में निरंतर प्रयास है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ विधायक ममता देवी और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच हुई कथित बातचीत की जांच की मांग करते हुए इसे भ्रष्टाचार का मामला बताया है और सीडी सदन अध्यक्ष को सौंपने की बात कही। वहीं राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे पार्टी कार्यालय का आंतरिक प्रकरण बताते हुए विधानसभा से असंबंधित बताया। इसके अलावा बाबूलाल ने छात्रवृत्ति मुद्दे पर कहा कि झारखंड सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जिसके कारण एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें कि इस संबंध में बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कांग्रेस के उसके मंत्री हैं और उनका इस तरह का वीडियो वायरल होना और उनका ऑडियो वायरल होना और उस विधायक दल के अंदर खाने मीटिंग में क्या क्या हुई आप सभी जानते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता है। तो स्वाभाविक है कि वो इनकार करेंगी ही। जब मीडिया के माध्यम से और पब्लिक डोमेन में जब बात आ गई और वो 4 तारीख की घटना 5 तारीख को ही हम लोग को पता चल गई थी कि अंदर खाने में क्या हुआ। आम आदमी, चाहे विधायक हो चाहे आम आदमी, हम लोग भी आम आदमी हैं, बिना पैसे दिए एक कदम झारखंड सरकार में काम नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच सदन में विपक्ष द्वारा उठाए गए छात्रवृत्ति पर रोक सहित राज्य की सरकार की कई योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने खुलकर पलटवार किया है। इसी पर उन्होंने हमारी संवाददाता तृप्ति से बातचीत में भाजपा के शासनकाल पर भी सवाल उठाया है। का आज आखिरी दिन था। हमारे बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। उनसे जानेंगे जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा उठाया, छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, गैस को लेकर मुद्दा हो, धान खरीद के मुद्दे हैं, आप क्या कहेंगे जो सत्ता पक्ष की तरफ से आप किस तरीके से 2026 में प्लानिंग है उसे लेकर, जो मांगे हैं उसको पूरा करने को लेकर? देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार 2019 में से काम कर रही है इस राज्य में और अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है विपक्ष को जनता ने आईना दिखा दिया है। आज तक जब इस राज्य का गठन हुआ, निरंतर 7 वर्षों तक
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अभी 2014 से 19 तक इनकी बहुमत की सरकार रही। एक भी उपलब्धि अगर ये लोग बता दें कि ये उपलब्धि है हमारी इतने सालों की, तो अगर अब 12 साल तो आप ऐसे ही कह सकते हैं। 25 साल में 12 साल तो पूर्ण बहुमत की सरकार में इन्होंने चलाई पूरे भाजपा के नेतृत्व में। बीच बीच में गठबंधन की सरकार भी इनकी रही। क्या इन्होंने किसानों के लिए या छात्रों के लिए या मजदूरों के लिए, यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनके लिए कौन सी योजना लागू की? और 2019 से लेकर अगर योजनाओं की फहरिस्त गिनाने लगे तो आपका टीवी का स्क्रीन भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि निरंतर योजनाएं लागू हो रही है और प्रत्येक वर्ग के लिए, छात्रों के लिए हो, यहाँ के बेरोजगारों के लिए हो, यहाँ के किसान मजदूरों के लिए हो, आम जनता के लिए हो, सारी योजनाएं उन्हीं को लक्ष्य करके लागू की जा रही है और आधारभूत संरचना पर भी तेजी से विकास हो रहा है। आ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे बीच नजर आए केंद्रीय महासचिव झामुमो के और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं हमारे सहयोगी दीपक के साथ। एपीएन न्यूज़ से मैं प्रीति राजेश, नमस्कार। ईडी की टीम ने आज सुबह धनबाद जिले में 3 कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जानकारी मिली है कि ईडी की इस कार्रवाई कोयला के अवैध कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय एजेंसी की टीम डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालक मनोज अग्रवाल, कोयला के बड़े कारोबारी मनोज अग्रवाल, सुधीर चौटाला और इंद्रराज भदौरिया के ठिकानों की तलाशी ली है। फिलहाल छापेमारी में टीम के हाथ कुछ सुराग हाथ नहीं लगे हैं या नहीं, इस पर खुलासे नहीं हो पाए हैं। झारखंड के साथ साथ देश के लिए एक अच्छी खबर आई है। बोकारो स्टील प्लांट, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे देश अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बोकारो स्टील प्लांट ने पहली बार सफलतापूर्वक चेकर्ड प्लेट रोलिंग कर स्टील उत्पादन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि से आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। प्रायोगिक चरण में 1250 मिमी से 1500 मिमी चौड़ाई तथा 5 से 6 मिमी मोटाई की कुल 12 कोयल्स का उत्पादन किया गया है। इन चेकर्स रोलिंग प्लेट्स की सालाना अनुमानित खपत 3,60,000 टन है। इस नए प्रोडक्ट से बीएसएनएल को सालाना 50 से 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ होने की संभावना है। ऐतिहासिक इसलिए मान सकते हैं क्योंकि एक तो बोकारो स्टील प्लांट में कभी ये प्रोडक्शन इस तरीके के कॉइल्स का हुआ नहीं था, और अगर आज इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो इसकी तैयारी लगभग 4-5 महीने पहले से चल रही थी हमारे यहाँ, और बहुत ही कम समय में बिना किसी बाहरी मदद के इंटरनल रिसोर्सेस, इंटरनल एक्सपर्टीज को यूज़ करते हुए, और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्क्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस और चीफ जनरल मैनेजर हॉट स्ट्रिप मेनली इन लोगों की लीडरशिप में जो भी टीम्स इन्वॉल्व है, इन लोगों ने बड़ा मेटिकुलस प्लानिंग किया और जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है और अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उसके बलबूते पर इन हाउस इसको रोलिंग किया है सफलतापूर्वक। और जो हमारा एक सेल का एक विजन भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड स्टील हमें बनाना है, तो उस विजन से भी अलाइन करता है। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के विजन से भी अलाइन करता है। तो कुल मिलाकर के ये सेल के लिए, बोकारो स्टील प्लांट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बालीडीह थाना क्षेत्र के शेरशाह ग्राउंड के पास स्थित कृष्ण बस्ती बड़ा फील्ड के पास राजमणि यादव के घर में घुसकर पति पत्नी सहित अन्य लोगों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। पत्नी रीना देवी ने बताया कि कृष्णा कॉलोनी के पास कुछ लोग जुआ खेलने के साथ साथ नशा भी करते हैं। अगल बगल में लोग जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो भद्दी टिप्पणी भी करने का काम करते हैं। कल शाम जब वे अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी, शराब के नशे में जुआ खेल रहे कुछ युवकों ने गलत कमेंट पास किया। उसके बाद घर में आकर मारपीट करने की बात कही। पत्नी ने प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर मतलब वो लोग जुआ खाते हैं, खेलते हैं और नशा खाते हैं, और वही में आने जाने से वो लोग कमेंट करते हैं, हमको कमेंट करते हैं। बच्चे मेरे जाती है तो कमेंट करते हैं, हंसते हैं लोग, वही करते हैं। उनका परिवार काम करने जाती है, लड़के लोग छेड़खानी करते हैं, नशा खाते हैं और सबके घर पर घुसते हैं, वो लोग चोरी चमारी करते हैं।
और कल हम बच्ची को लेके आ रहे थे तो हम वो मतलब पीछे से कमेंट कर रहे थे, उसके बाद बोल रहे आज तो मारेंगे। बस 1 घंटा बाद ही वो लोग मेरे घर पर हमला कर दिए। सर मतलब वो लोग जुआ खाते हैं, खेलते हैं और नशा खाते हैं, और वही में आने जाने से वो लोग कमेंट करते हैं हमको कमेंट करते हैं। बच्चे मेरे जाती है तो कमेंट करते हैं, हंसते हैं लोग, वही करते हैं। उनका परिवार जो काम करने जाती है, लड़के लोग छेड़खानी करते हैं, नशा खाते हैं और सबके घर पर घुसते हैं, वो लोग चोरी चमारी करते हैं। बेरमो सीसीएल केंद्रीय अस्पताल डोरी में नवनिर्मित ईटीपी सह एसटीपी का उद्घाटन विधि पूर्वक संपन्न हुआ है। बता दें कि जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पानी का सीवरेज यानी अस्पताल से निकलने वाले गंदे पानी को सीवरों के जरिए इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उसका उपचार करने की पूरी व्यवस्था है, जो कि ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए किया जाएगा। इस उद्घाटन में सीसीएल ढोरी क्षेत्र के महाप्रबंधक रंजय सिन्हा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय कुमार सिन्हा के गरिमाई उपस्थित में संपन्न हुआ। चास मुफज्जिल थाना क्षेत्र में बिहार के समस्तीपुर निवासी 26 शव का कुमार मनीष वर्षीय बरामद में परिस्थिति संदिग्ध मामले बाद में होने ने तूल पकड़ लिया है। मृतक के पिता सुरेश पोद्दार ने मनीष की प्रेमिका, उसके ससुर राजेंद्र साहनी, सास रीना देवी और बहू पर मिलकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। पिता ने बताया कि कोरोना काल के दौरान लड़की अपने जीजा के पास बेरमो आई थी, जहां मनीष और लड़की के बीच प्रेम संबंध की शुरुआत हुई। बाद में लड़की की शादी चास मुफज्जिल क्षेत्र के कुम्हारी बस्ती में कर दी गई। इसके बावजूद दोनों के बीच संपर्क बना रहा। मृतका के पिता के अनुसार मनीष पटना में ग्रुप डी की परीक्षा देने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान सोमवार को एक अनजान नंबर से कॉल आया और बताया गया कि मनीष शराब के नशे में पाया गया है। जब पिता ने फोन पर मनीष से बात कराने को कहा तो सामने वाले व्यक्ति ने मना कर दिया। देर रात पुलिस ने फोन पर मनीष की हालत गंभीर होने की सूचना दी। बोकारो में तेनूघाट नहर से बोकारो सेल तक लगभग 34 किलोमीटर तक चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण बुधवार को सेल के अधिकारी संजय खेवल ने किया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर अनियमितताएं सामने आई, जिस पर उन्होंने संबंधित विभाग और ठेकेदार को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। अधिकारी संजय खेवल ने कहा कि नहर मरम्मत कार्य में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान जो खामियां पाई गई हैं, उनकी विस्तृत रिपोर्ट विभाग को लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही की जा सके। स्थानीय लोगों के अनुसार तेनूघाट नहर क्षेत्र में कई दिनों से मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन कुछ जगहों पर काम की गति और गुणवत्ता को लेकर सवाल भी उठ रहे थे। जी, हम सारे एवरी सेक्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं। जहाँ पर कुछ डिवीजन है वहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसको लेटर भी हम लोग इशू करेंगे उसको, और साथ में हम इनके इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सब इन्फॉर्म कर दे। एवरी लोकेशन में हर एक का डिटेल हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अभी तो प्रोसेस में पाया गया है, कभी मतलब कि कंपैक्टिंग ठीक नहीं, कंपैक्टिंग करना है, और बाकी रॉड का जो ये है डिस्टेंस है वो सब में करेक्शन कर रहे हैं। तो करेक्शन करना पड़ेगा उसको, वो करेक्शन करवा देना उसको सर। अब रुख करेंगे बिहार की खबरों का, जहां पप्पू यादव का कहना है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के बहाने गरीब दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। खासकर ठंड के मौसम में यह कदम बिल्कुल जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है और मुद्दे से भटक कर लोगों को सताने में लगी है। साथ ही उन्होंने एक पुराना सवाल भी उठाया, यह बस रस है जो महात्मा गांधी को मार डाला, और कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है। पप्पू यादव अक्सर सामाजिक आर्थिक मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, चाहे वह वक्फ बिल हो या चुनावी सुधार। उनका यह नया बयान उसी पंक्तियों में फिट बैठता है, गरीबों की आवाज उठाना और सत्ता की नीतियों पर सवाल खड़ा करना। बिहार में जो लगातार ठंडी महीने में आप गरीब दुकानदारों का घर उजाड़ रहे हैं, आप निवाला छीन रहे हैं, आप पेट पर लात मार रहे हैं, आप रोटी छीन रहे हैं। सारे मर्दमर्गिए दुकानदार जो
छोटे छोटे फुटपाथ पर दुकान, चप्पल का, जूता का, फल का, इन सब चीज़ का कर रहा है। आप पूरा उजाड़ रहे हैं, कल भी उजाड़ रहे हैं, आज भी उजाड़ रहे हैं। आप 5 डिसमिल जमीन दीजिए और फिर घर बना के इनको दीजिए। कोर्ट ने तो नहीं कह दिया बारिश और ठंडा में आपको पूरे बिहार के गरीबों का आशियाना उजाड़ दीजिए, उनके बच्चों की उम्मीद छीन लीजिए। तो बिहार में अभी सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा आतंक इंस्पेक्टर राज का, और सरकार का जो आतंक है कोर्ट के आड़ में, ये गलत है। सोमवार को ये मामला फिर उठे। सीवान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीवान जदयू सांसद एवं विधायक से रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी युवक ब्रजेश यादव को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। वहीं एक मोबाइल को जब्त किया गया। आरोपी युवक सीवान के रघुनाथपुर के पतार गांव का रहने वाला है, जो कि चेन्नई में रहकर मजदूरी का काम करता था। युवक पर पूर्व में आपसी मारपीट का कांड थाना में दर्ज है। इसकी जानकारी सीवान एसपी विक्रम सिहाग ने प्रेस वार्ता कर दी। बता दें कि आरोपी युवक ने 3 दिसंबर को सीवान की जदयू सांसद विजय लक्ष्मी देवी और बहड़िया के जदयू विधायक इंद्रदेव पटेल को कॉल कर 10 लाख रुपए रंगदारी देने की मांग की थी। जो है हावड़ा में जाके छिपे हुए थे। तत्पश्चात जो है हम लोगों की टीम तथा साथ में जो एसटीएफ की टीम है उसके द्वारा जो है इनको बंगाल के हावड़ा जिला में इंटरसेप्ट किया गया और वहां से इनको गिरफ्तार करके जो है ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ पर सीवान जिला लाया गया है। जो अभियुक्त है इनका मुख्य रूप से जो हम लोगों को मोटिव समझ में आया वो इनका केवल जो है फेमस होने के लिए तथा जो है इस टाइप का जो है एक तरीके से अपना आपराधिक चरित्र बनाने के लिए ही केवल इस टाइप का जो है इनके द्वारा किया गया। इन संबंध में जो रियल जो थ्रेट का जो आउटपुट होता है उसका इनके पास कोई संसाधन या जैसे मेरा मतलब है कि कोई हथियार या फिर इस टाइप का ग्रुप या ऐसा कुछ इनका नहीं पाया गया है। इनके जो आपराधिक इतिहास है वो स्थानीय तौर पे गांव देहात में जो मारपीट के दो केस इनके ऊपर दर्ज हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कोई केस इनके ऊपर दर्ज नहीं है। इस केस में जो है हमारी टीम द्वारा जैसे ही हम लोगों को जो कांड दर्ज हुआ था तत्पश्चात लगातार काम करते हुए और इसको सीरियसली लेते हुए पूरा और उसको अभियुक्त को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गोराडीह प्रखंड स्थित मुख्य सड़क किनारे ब्रजेश क्लिनिक स्थित है, जहां एक से एक चिकित्सक के नाम का बोर्ड लगा है, लेकिन मरीजों का इलाज यहां राम भरोसे हो रहा है। इस अस्पताल के निर्देशक मोहनपुर निवासी श्री दीपक कुमार यादव बताया जा रहा है। वहीं आशा दीदी कमीशन के लोभ में भोले भाले लोगों को इलाज हेतु इस क्लिनिक पर भेजती है। यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड भी रजिस्टर्ड चिकित्सक के बजाय टेलीफ्रिक्शियन और अनफ्रेंड स्टाफ के द्वारा की जाती है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों का संगम स्थल राजा राव पठार बीर मड़ाई मेला में उमड़ा जनसैलाब। यहां आदिवासी परंपरा, कला, संस्कृति की झलक देखने को मिला। जहां मेला में छत्तीसगढ़ आदिवासी वेशभूषा घूम रही है। कार्यक्रम के अंतिम दिवस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रियों के साथ कार्यक्रम स्थल राजा राव पठार पहुंचे और मेला समिति को करोड़ों की सौगात दी। आइए हम चर्चा करते हैं विराट वीर मेला में पहुंचे प्रदेश के जो नेता है, मंत्री है और सर्व आदिवासी समाज के जो है प्रबुद्ध जन उपस्थित है। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस विराट वीर मेला का उद्देश्य क्या है और ये आयोजन कब से करते आ रहे हैं। पर्यटन का घोषणा का चर्चा चल रहा है। सीएम साहब से बातचीत हुई थी, इसके पहले बातचीत हुई थी, आज भी बातचीत हुई है। जैसा धमतरी जिले से नगरी जाते हैं सोडूर मड़मथरी डैम, ऐसा घूमते हुए एक पैकेज बनेगा जो माँ अंगारमती गंगरेल डैम होते हुए ओना राजा राव पठार से कंकालीन, ऐसा करते हुए तांदुला से झलमल रोड निकलेगा। एक रूट का पैकेज बनेगा, इसका भी आश्वासन उसने दिया। हाँ, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हमको खुशी हुई कि हमारे लोग हैं ये बड़े शासन में बैठे हुए हैं और हमारे कार्यों को जरूर वो सुनेंगे। हमारी जो इच्छा है उस पर वो काम जरूर करेंगे और आदिवासी की व्यथा को जानेंगे, ऐसा हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की।
उन्होंने कहा कि नई विधानसभा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जो आने वाले समय में देश की सबसे आधुनिक विधानसभाओं में शामिल होगी। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर शीतकालीन सत्र का शुभारंभ होगा। आज प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति विवाद मामले में सुनवाई होनी थी, जिसने जिला कलेक्टर के न्यायालय में पेशी को लेकर प्रशासन सतर्क मोड पर आ गया है। पिछली पेशी में हुई अप्रिय स्थिति को देखते हुए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जहां कलेक्टर परिसर के 500 मीटर दायरे में धारा 144 लागू की गई, वहीं आज सुनवाई की तिथि 29 दिसंबर को कर दी गई। इसके बाद नाराज आदिवासी समाज ने रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। मनियारी ब्रांच योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोकसुदा एवं आसपास के किसानों को पिछले 18 वर्षों से लंबित मुआवजा आज प्रदान किया गया। यह राशि लंबे समय से किसानों को नहीं मिल रही थी, जिसके लिए उन्होंने कई बार आवेदन और शिकायतें दर्ज कराई थी। आज जिला कलेक्टर कुंदन कुमार के नेतृत्व में विशेष शिविर के माध्यम से किसानों को मुआवजा राशि वितरित की गई। बस्तर जिले में धान खरीदी तो जारी है, लेकिन उठाव पूरी तरह थम गया है। ऐसे ही बकावंड ब्लॉक के छोटे देवड़ा, कचनार, सरगीपाल, कोसमी और मूली केंद्रों में धान के ढेर खुले आसमान तले सूखने व जाम और घटकर नुकसान की कगार पर है। खरीदी प्रभारी लगातार परेशान है, लेकिन उठाव पर सड़क स्तर की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इधर कोसमी केंद्र में टोकन नहीं कटने से किसान भड़क गए और विरोध तेज होता जा रहा है। प्रशासन की धीमी गति किसानों को भारी नुकसान की ओर ढकेल रही है। बलरामपुर जिले के वार्ड फन नगर विकास खंड शासकीय हाई स्कूल मनबासा में आज परीक्षा समाप्त होने के बाद अचानक 8 छात्राएं बेहोश हो गईं। घटना से विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। बेहोश हुई सभी छात्राओं को तत्काल शिक्षकों और ग्रामीणों की मदद से सिविल अस्पताल वाइड फन नगर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा इलाज जारी है। इनमें से सभी छात्रों की हालत सामान्य बताई जा रही है। घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां नवीन पनवेल रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा आज टल गया, जब ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन वायर अचानक टूटकर नीचे गिर गई। जैसे ही वायर झोपड़ियों के क्षेत्र में गिरी, तेज चिंगारियां उठी और आसपास की झोपड़ियों के साथ साथ पास खड़े 2 पहिया वाहनों में आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने भीषण रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाई वोल्टेज लाइन गिरते ही आग तेजी से फैलने लगी और इसी बीच एक झोपड़ी में रखा गैस सिलेंडर फट गया। नवी मुंबई के सीवूड्स रेलवे स्टेशन पर एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक युवक ने एक युवती पर पत्थर से हमला किया। अचानक हुए इस हमले से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों के रोष के कारण आरोपी ने भीड़ के सामने युवती पर हमला करने की बात स्वीकार की। स्थानीय नागरिकों ने इस घटना के बाद स्टेशनों पर गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है। अमरावती नगर में बेघर अकेली और बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाकर लूटपाट, छेड़छाड़ और अन्य गंभीर अपराध करने वाले सराय मालिक मनीष अनिल जोशी का मामला आखिरकार खत्म हो गया है। नगर अपराध शाखा की इस कार्यवाही से महिलाओं में व्याप्त भय कम हुआ। इस आरोपी की हरकतों से पूरा शहर स्तंभ था, जो महिलाओं को 2 पहिया वाहन पर लिफ्ट देने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाकर लूट देता था। पनवेल में तेज और कर्कश आवाज करने वाली स्पोर्ट्स बाइकों पर गुरुवार को शहर पुलिस ने सख्त मोर्चा खोलते हुए विशेष दंडात्मक अभियान चलाया। इस कार्यवाही के दौरान जब्त किए गए मॉडिफाइड और अवैध साइलेंसरों को पुलिस ने मौके पर ही रोड रोलर के नीचे डालकर नष्ट कर दिया। वडाले तालाब क्षेत्र में पिछले कई महीनों से तेज आवाज वाली बाइकों के कारण
बाइकों के कारण वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। शांत इलाके में अचानक गूंजने वाले कर्कश आवाजों की लगातार शिकायतें पनवेल शहर पुलिस थाने में दर्ज हो रही थी। स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।